नमस्कार। एस्ट्रो इंसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। मित्रों, आप सभी के आग्रह पर मैं अपने वीडियोस को बना रही हूं और अपने चैनल को आगे बढ़ा रही हूं। जो भी आप मुझसे सुनना चाहते हैं मैं कोशिश करूंगी कि वही आपको बताऊं। तो अभी मैं काफी दिनों से कंजंक्शंस पर काफी बात कर रही थी। वो जो चर्चा है वो चलती रहेगी, लेकिन साथ ही साथ बहुत लोगों के कमेंट्स में मैंने देखा कि आप लोग कुछ बड़े योगों पर भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं। तो आज उसी श्रृंखला की शुरुआत होगी और सबसे पहले बात होगी चंद्रमा से रिलेटेड एक बड़े योग की, जिसको कि हम केमद्रुम योग के नाम से जानते हैं। केमद्रुम योग का नाम सुनते ही मुझे पता है कि आप सभी की नजर में ये एक नेगेटिव योग है, जैसा कि आप सबको अभी तक बताया गया होगा। श्री वराह मिहिर ने जो केमद्रुम योग की परिभाषा दी है वो ये है कि जब चंद्रमा के एक घर पहले और एक घर बाद कोई भी ग्रह ना हो तो ये केमद्रुम योग बनता है। और इन ग्रहों में राहु, केतु और सूर्य की गणना नहीं होगी, यानी कि चंद्रमा से दूसरे घर में और 12वें घर में। फॉर एग्जाम्पल, अगर चंद्रमा आपके 7वें घर में है और आपके 6ठे और 8वें दोनों घरों में, यानी चंद्रमा के दोनों तरफ कोई भी ग्रह नहीं है, इन ग्रहों में कौन? आपके वही 5 बड़े ग्रह आ जाते हैं, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। इसमें सूर्य और राहु केतु शामिल नहीं है। अगर चंद्रमा के दोनों तरफ कोई भी ग्रह नहीं है तो आप केमद्रुम योग में पैदा हैं। तो सबसे पहले तो केमद्रुम योग की परिभाषा आपने समझ ली। अब मैं आगे आपके साथ शेयर ये करूंगी कि सच मामले में केमद्रुम योग कब कब बनता है। ये एक परिभाषा है, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर चंद्रमा, जो मैंने उदाहरण लिया है कि 7वें घर में है और उसके साथ कोई ग्रह कंजंक्ट हो जाए, मतलब चंद्रमा के साथ बृहस्पति बैठ जाए 7वें ही घर में, तो भी केमद्रुम योग नहीं बनेगा, भले ही चंद्रमा के दोनों आसपास के घर खाली हों। दूसरी बात ये कि चंद्रमा से केंद्र में अगर कोई ग्रह है इन 5 में से, तो भी केमद्रुम योग नहीं बनेगा। जैसे कि चंद्रमा 7वें घर में है और लग्न में बृहस्पति है, तो भी फिर केमद्रुम योग नहीं बनता। केमद्रुम योग का मतलब ये है, या 4थे घर में शुक्र है या 10वें घर में बुध है, कोई भी ग्रह, यानी 7वें में चंद्रमा है तो 1, 4 और 10 में अगर कोई ग्रह है तो फिर केमद्रुम योग खंडित है, केमद्रुम योग नहीं बन रहा, क्योंकि केंद्र का आपस में अपना एक अंदरूनी संबंध होता है। अगर कोई ग्रह मतलब केंद्र में बैठे हैं, भले ही वो एक दूसरे को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन ये सच है कि उनका संबंध बन गया है। तो फिर इसका ये मतलब हुआ कि चंद्रमा जो है वो अकेला नहीं है। पर सिद्धांत रूप में केवल यही कहा गया कि 2 और 12 में कोई ग्रह ना हो, लेकिन ये मैं आपको फर्दर ज्योतिष रिसर्च का विषय है। और ये जो योग क्यों बताया गया, हाँ चलिए अभी पहले यही बात कर लेती हूं कि किस किस कंडीशन में नहीं होगा। पहली कंडीशन थी कि चंद्रमा के साथ कोई और ग्रह कंजंक्ट युति हो जाए तो भी ये केमद्रुम योग नहीं बनता। चंद्रमा से केंद्र में, अब इसमें आप ये भी समझ लें कि अगर चंद्रमा 8वें घर में है और 11वें घर में कोई ग्रह है, तो यानी 4थे घर में कोई ग्रह हो गया, तो आपको देखना है चंद्रमा से केंद्र में अगर कोई ग्रह विराजमान है तो भी केमद्रुम योग पूरी तरह से नहीं बनता है।
ये तो मैंने उदाहरण लिया था कि अगर चंद्रमा 7वें घर में है तो 1, 4 और 10 में अगर कोई भी ग्रह होगा तो केमद्रुम योग पूरी तरह से नहीं बनता। पर अगर चंद्रमा किसी और घर में है तो भी आप चंद्रमा से काउंट करेंगे और उसके जो केंद्र स्थान बनते हैं 4, 7 और 10, उनमें अगर कोई ग्रह है तो केमद्रुम योग नहीं बनता। तीसरी बात जो मैं हमेशा ही कहती हूं, कोई भी योग पूरी तरह से सफल या असफल तभी होता है जब नवांश में उसकी स्थिति रिपीट हो रही होती है, पुनरावृत्ति हो रही होती है। अगर चंद्रमा यहां पर आपकी लग्न कुंडली में केमद्रुम योग का निर्माण कर रहे हैं और नवांश में भी केमद्रुम योग में ही फंसे हुए हैं, मतलब दोनों तरफ उनके कोई ग्रह नहीं है, तो फिर आपको मानना होगा कि आपके ऊपर ये केमद्रुम योग एक ताकत के साथ या इस केमद्रुम योग में ताकत हो गई है। अच्छी या बुरी ये मैं आगे डिस्कस करूंगी। तो पहले 2-3 बातें जो आपने समझ ली वो तीसरा नवांश में आपने देख लिया। इनको देखने के बाद ही आप केमद्रुम योग की गहनता, इंटेंसिटी को समझेंगे और उसका मीनिंग निकालेंगे। जनरली आप लोगों को बताया होगा कि केमद्रुम योग बनने से ये दरिद्रता का योग बनाता है। ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स को मैंने इसी तरह की बात करते सुना है और मेरे पास जो लोग केमद्रुम योग को लेकर डाउट को लेकर आए तो उन्होंने यही कहा कि ये योग एक दरिद्रता का योग होता है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चंद्रमा को अगर आप समझते हैं तो एक बार फिर से रिपीट कर देती हूं, चंद्रमा हमारा मन, भावनाएं, व्यवहार, इस सब को रूल करता है। माइंड, इमोशंस, बिहेवियर, एटीट्यूड, ये सब हमारा चंद्रमा नियंत्रित करता है। मनीषियों ने इस योग को क्यों बनाया या क्यों इसकी विशेषता बताई, वो ये कि अगर हमारे मन के आसपास कोई भी प्रोटेक्शन नहीं होगी, कोई भी प्रभाव नहीं होगा तो हम निरंकुश हो जाते हैं। कोई भी ग्रह अगर चंद्रमा को नहीं सपोर्ट कर रहा है, चंद्रमा तो एक हाईली मतलब बहुत ही तेजी से चलने वाला एक ग्रह है, थोड़ा सा मन की तरह चंचल भी है, तो अगर मन को सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है कि मन जो है निरंकुश भी हो सकता है, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी पहुंच सकता है। तो केमद्रुम योग का सबसे पहला इफेक्ट जो है वो ये होता है कि आप कहीं ना कहीं स्वेच्छाचारी होते हैं, आप अपने मन की करने वाले होते हैं। इस योग में कई बड़े, बहुत बड़े सक्सेसफुल लोग पैदा हुए हैं। एक बार मेरी नजर के सामने से बिल गेट्स की पत्री गुजरी थी। मुझे नहीं पता कि वो कितना सही थी, क्या थी, लेकिन जो एक डेटा मुझे मिला था और मैंने देखा था तो बिल गेट्स भी केमद्रुम योग में आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये दरिद्रता का योग तो कतई नहीं है। और भी बहुत सक्सेसफुल लोग इस तरह के हुए हैं, बहुत बड़े फिलोसोफर्स वगैरह भी इस योग में पैदा हुए हैं। तो यहां पर जो हम समझेंगे कि बस पहली बात समझेंगे कि मन स्वेच्छाचारी, आप अपने आप में रहते हैं, आप थोड़े से इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, आप ज्यादा समाज के लिए, मतलब जिसको होता है ना समाज क्या कहेगा, इसके लिए चिंता नहीं कर सकते हैं। आप हर चीज की थ्योरी को, सिद्धांत को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं क्योंकि आपके मन पर कोई डिस्टरबेंस नहीं है। मन बिल्कुल आजाद है, स्वतंत्र है, तो आप जहां भी फोकस करते हैं उसके सिद्धांतों को या उसकी गहराई तक जाने का आपके पास मादा होता है, आपके पास मेंटल पावर होती है कि आप किसी भी मतलब कठिन से कठिन चीज के सिद्धांतों को आप बहुत आसानी से समझ लेते हैं। कर क्या नहीं पाते हैं, आप प्रैक्टिकल नहीं होते, इमोशनल होते हैं।
तो आप कहीं ना कहीं जो आपकी नॉलेज है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है लाइफ को लेकर, वो आप लोगों को नहीं समझा पाते, लोगों को नहीं बता पाते आप क्या फील कर रहे हैं, या ये कह लीजिए कि आप अपनी नॉलेज का इंप्लीमेंटेशन खुद के लिए नहीं कर पाते। ध्यान रखिए इस शब्द को, खुद के लिए नहीं कर पाते। आप बहुत मतलब चीजों को इंप्लीमेंट कैसे करा जाए, चीजों को व्यवहार में कैसे लाया जाए, इसमें आप कमजोर हो सकते हैं, लेकिन लर्नर बहुत फास्ट हो सकते हैं। हर नई चीज को सीखना, समझना, उसकी तह तक जाना आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। दूसरी बात के मद्रुम योग को लेकर समझने की है कि क्योंकि मन आपका थोड़ा सा निरंकुश है या जो भी है, तो आप एक निरंकुश तो नहीं, निरंकुश एक हो गया मतलब स्वेच्छाचारी है। दूसरा ये कि क्योंकि आपके मून को, चंद्रमा को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो कई बार आप लोग एकांतवासी होना पसंद करते हैं। सॉलिट्यूड, एकांत। मैंने कहा ना, आप अंदर अंदर अपने सफर पर रहते हैं, बहुत ज्यादा दुनियादारी, प्रैक्टिकलिटी आपके अंदर नहीं होती। इसके चलते कई बार लोग आपके इमोशंस का फायदा उठा सकते हैं, ये बात सच है। और आप अपने एकांत की, आप अपने मानसिक अकेलेपन की कोई भी कीमत दे सकते हैं। मतलब आपको एकांत इतना प्रिय है कि आप अकेले में रहकर आप अपना मेडिटेशन, ध्यान, पढ़ाई लिखाई कुछ भी करें, आप एकांत के लिए एडिक्टिव हो जाते हैं। अब यहां पर मैंने जो बात की थी कि अगर चंद्रमा के से केंद्र में कोई ग्रह होगा तो ये केमद्रुम योग पूरी तरह से नहीं बनता। अगर आप एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर बृहस्पति माना कि चंद्रमा के सामने बैठा होगा, तो बृहस्पति के मद्रुम योग को छीण कर देगा और आपको बहुत अच्छा एडवाइजर बना सकता है, आपको बहुत अच्छा टीचर बना सकता है, काउंसलर बना सकता है। वहीं पर अगर उदाहरण दे रही हूं, अगर शनि देख रहा होगा तो फिर आपका जो एकांत है, जो सॉलिट्यूड है, जिस पर मैं अभी बात कर रही थी, वो और गहरा होता जाएगा और कहीं ना कहीं आप एंटी सोशल माने जाएंगे। लोग कहेंगे कि ये व्यक्ति एंटी सोशल है, मतलब उसको सोशल गैदरिंग्स पसंद नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आपके दिमाग में कोई परेशानी है। जी हां, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको हो सकता है कि अपना एकांत अपने में जीना पसंद हो, पर हां, थोड़ा सा अगर शनि का प्रभाव हो रहा होगा तो आप थोड़े से रिजिड हो जाते हैं। पर इस केमद्रुम योग की जो परिभाषा है कि आपका बहुत जीवन उठापटक हो जाती है, आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं होता, आपके जीवन में दरिद्रता होती है, आप दिमागी रूप से बड़े परेशान, ऐसा कुछ भी नहीं मैंने देखा है। अब इस योग की जो बुराइयां हैं वो मैंने आपको अभी बताई कि आप एकांतवासी हो सकते हैं, सोशल नहीं हो सकते हैं, बहुत ज्यादा लोगों की बात नहीं मान सकते हैं, जिद्दी भी कहीं थोड़े हो सकते हैं, सोशल लाइफ में बहुत अच्छे नहीं हो सकते हैं, अति संवेदनशील हो सकते हैं। ये सब सच है, लेकिन इस योग से आप फायदे क्या ले सकते हैं? मेरा ध्यान पॉजिटिव चीजों पर होता है, तो इस योग के जो फायदे हैं, जो लाभ हैं, वो क्या हो सकते हैं? इस योग का सबसे बड़ा फायदा है कि आप कहते हैं ना, बड़े ज्ञानी ध्यानी हो सकते हैं। आप अगर ध्यान, मेडिटेशन इस तरफ जाएं तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आप किसी भी विषय की गहराई, रिसर्च में बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं।
आप अपने लिए नहीं लेकिन दूसरों के जीवन में बहुत अच्छी सलाहें देने वाले हो सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि ध्यान दीजिएगा, मैं कह रही हूं खुद के लिए बहुत प्रैक्टिकल नहीं होते, लेकिन क्योंकि आपका ज्ञान अच्छा होता है तो आप दूसरों को बहुत अच्छी एडवाइस दे सकते हैं, टीचर हो सकते हैं। और एक बात कि अगर आपके संपर्क में ऐसे लोग आ जाएं, जैसे कि आप एक टीचर हैं और आप बहुत सक्सेसफुल नहीं रहे हैं अपनी लाइफ में क्योंकि आपका केमद्रुम योग था, लेकिन अगर आपके संपर्क में कोई ऐसा शिष्य आ जाता है जो कि प्रैक्टिकल है, स्ट्रीट स्मार्ट है और आप उसके गाइड बन जाते हैं, तो आप सच मानिए कि आपकी ये जोड़ी जो है वो हिट हो सकती है। इसका एक अगर उदाहरण इस तरह भी दिया जा सकता है, मुझे नहीं पता कि चाणक्य का क्या योग था, लेकिन शायद चाणक्य और चंद्रगुप्त की जो जोड़ी थी उस तरह की कोई जोड़ी आप बना सकते हैं। या आप ये समझ लीजिए कि किसी बड़े सफल डायरेक्टर और एक्टर की जोड़ी हो सकती है। मतलब आपकी अगर किसी ऐसा कोई व्यक्ति आपसे जुड़ जाता है जो आपकी क्रिएटिविटी, आपकी नॉलेज को वर्ल्ड को बता सकता है, संसार को दिखा सकता है, आप हिट हो सकते हैं। यहां पर भी वही बात हुई, क्योंकि चंद्रमा अकेला है तो आप अपने लिए बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ही किसी ऐसे व्यक्ति का सहारा मिलता है जो कि स्ट्रीट स्मार्ट है, प्रैक्टिकल है, इमोशनल नहीं है, वो आप उसके साथ मिलकर दुनिया जीत सकते हैं। जी हाँ, बहुत अच्छे काउंसलर्स, एडवाइजर्स मैंने देखे हैं, फिलोसोफर्स, दार्शनिक इस योग में पैदा होते हुए। अब जो बात निर्धनता की या दारिद्र्य की जाती है, उसका मतलब है कि हो सकता है आपका बहुत इंटरेस्ट ना हो धन कमाने में, तो अलग बात है। पर अगर आप धन कमाना चाहें तो आप कमा सकते हैं, इस योग से ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब बात करूंगी कि अगर केमद्रुम योग है और आपको लग रहा है कि आपकी मानसिकता पर इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है, आप जो करना चाहते हैं, जो सोचते हैं, जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं, तो क्या करना चाहिए? उपाय। सबसे पहले आपको अपने जीवन में अपनी मां को अपने पास रखना चाहिए। आप दुनिया से दूर हो जाएं, लेकिन आपको अपनी मां के पास रखना चाहिए। अगर मां की ब्लेसिंग्स आपको मिलती रहती हैं तो आपका चंद्रमा सबल होता रहता है। बिल्कुल सच मानिए इस बात को। अगर मां नहीं है, किसी कारणवश आप उनको पास नहीं रख पा रहे हैं या जीवित ही नहीं है, तब आपको किसी भी मदरली फिगर, दादी, मासी, चाची से मतलब आपको अपना संपर्क रखना चाहिए। वृद्धाश्रम में जाकर आप महिलाओं की सर्विस करें, उनका आशीर्वाद ले लीजिए। दूसरा उपाय कि भगवान शिव को सोमवार के दिन अगर आप दूध और पानी से अभिषेक कराते हैं तो भी आपका चंद्रमा काफी सबल होने लगता है, आप स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी के मालिक होने लगते हैं। तीसरी बात, शिव और पार्वती की एक साथ आराधना करना। मैंने कहा ना कि मां का तत्व तो आना चाहिए। अगर मां नहीं है और कोई महिला भी आपको नहीं ऐसा मां जैसी मिल रही है, तो शिव और पार्वती की साथ में आराधना करना, यानी शिव के साथ में पार्वती जी की भी आराधना करना, गौरी की, आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। चौथी बात, अगर बहुत ही ये योग आपको माना और भी कई कुछ खराब प्रभाव में है या कुछ है और आप वाकई में मानसिक रूप से बहुत परेशान रहते हैं, तो फिर मैं आपसे कहूंगी कि आप चांदी के ग्लास में पानी पीना शुरू करें। आप अपने पास चांदी का एक सिक्का रख सकते हैं, आप चांदी के ग्लास में पानी पी सकते हैं, यानी चंद्रमा, पानी थोड़ा ज्यादा पिए, पानी का वेस्टेज ना करें अपने जीवन में। मून जो है वो मां है, पानी है, आपकी धातु में चांदी है,
शिव और पार्वती में पार्वती का जो अंश है वो है। तो इसलिए आप इन चीजों से आप लाभ ले सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। बहुत उपाय हो सकते हैं, दसियों उपाय किए जा सकते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे खास उपाय अगर आप ये 4 चीजों में से कुछ भी करने लगते हैं तो आप देखेंगे कि आपका चंद्रमा धीरे धीरे बली होने लगता है। और आप इस केमद्रुम योग से फिर से कहूंगी, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कोई इंट्रोवर्ट है तो बुरी बात नहीं है, अगर कोई इमोशनल है तो ये उसकी गलती नहीं है। बस किसी प्रैक्टिकल आदमी का साथ पकड़ लीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा। ये थी मेरी एनालिसिस केमद्रुम योग पर। इसी तरह और बहुत सारे योगों के विषय में आपसे बात करती रहूंगी। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपने अभी तक मेरा 2022 का साल कैसा रहेगा सब राशियों के लिए ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जरूर देखें, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी शेयर्ड है। थैंक यू सो मच।